नमस्कार दोस्तों, अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे। आप सबको जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एडीओ की क्लासेस शुरू हो गई हैं और अभी जो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम और 73वां संविधान संशोधन के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। इसके यूट्यूब पर भी वीडियो डाले जा रहे हैं और इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है वो 31 तारीख से पहले जो है वो इसका रजिस्ट्रेशन करा लें और ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं वो, और ऑफलाइन में जो क्लासेस चल रही हैं वो चल ही रही हैं। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन लेंगे तो अपन कोर्स को जो है तेज़ी से लेकर चलेंगे। सभी पार्ट को लगभग पढ़ेंगे अपन, जिसमें ग्रामीण विकास भी होगा, आजीविका मिशन भी होगा, पंचायती राज अधिनियम तो अभी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, जीएस वाले पार्ट भी और हिंदी वाले भी पार्ट भी हैं। तो आप सब जब जितनी जल्दी एडमिशन ले लेंगे, हम सब उतनी जल्दी जो है क्या करेंगे, कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बढ़ने। हेडिंग बना लीजिएगा, पंचायत पदाधिकारियों को हटाने के तरीके। ठीक है, ये तरीका आप जान लो भाई, क्योंकि ये तरीका अगर आप जान रहे होते हो तो पंचायत अधिकारी आपको क्या नहीं कर सकता है, आपका काम करने से मना नहीं करेगा। तो उसको पता, आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, पंचायत अधिकारियों को हटा सकते हैं। आप उनके खिलाफ माहौल भी तैयार कर सकते हो। तो पहले एकदम सरल वाले को देखते हैं। सरल वाले कहने का मतलब, पहले तो पूरा जो तरीके हैं, 8 तरीके हैं। कुल कितने तरीके हैं? 8 ही तरीके हैं इसके। ठीक है, 8 ही तरीके, 8 तरीके से आप इनको हटा सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है? धारा से याद रखना, धारा 21, अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास गलत लिख दिया क्या मैं? ये वाला सर आता है नहीं, प्रस्ताव। ठीक, अब विश्वास प्रस्ताव थोड़ा सा डिटेल है तो पढ़ेंगे हम इसको, डिटेल पढ़ेंगे। पहले 8 तरीका देख लो। अब विश्वास प्रस्ताव जानते हो क्या होता है कि अगर सदन में, किसी भी सदन में किसी के प्रति विश्वास नहीं है कि इनको बहुमत मिला हुआ है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा प्रस्ताव पेश करते हैं और जो व्यक्ति होता है उनको अपना ये दिखाना पड़ता है कि सदन में उनका बहुमत है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे पंचायत हो। ये दिखाया जाता है, विरोधी पक्ष द्वारा लाया जाता है और इस बात को साबित किया जाता है कि इनका बहुमत नहीं। अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो इसका मतलब मान लिया जाता है कि जो चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे पंचायत हो, पदाधिकारियों को क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है और कोई नया चीज इसमें है नहीं। ठीक, दूसरा, ये धारा क्या है? बहुत बढ़िया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल मतलब वापस बुलाना, वापस बुलाना। अच्छा, वापस बुलाना है, बस यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, बाकी चीज पूरे पंचायतों पर लागू होता है। बाकी सारे चीज किस पर होते हैं? पूरे पंचायत पर लागू होते हैं, लेकिन राइट टू रिकॉल सिर्फ ग्राम पंचायत के पंच और सरपंच पर होता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी पर लागू नहीं होगा। मेरे टाइम पेन नहीं चलता है। राइट टू रिकॉल 21 क में है। राइट टू रिकॉल का मतलब, एक एक बात समझ जाइए। राइट टू रिकॉल का मतलब वैसे ही है, इसका फिर से चुनाव होगा, लेकिन इस बार चुनाव कैसा होगा पता है? उल्टा वाला। उस बार पद पर बैठाने के लिए चुनाव होता था, इस पर पद पर हटाने पर के लिए क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। फिर से वापस बुलाना, जैसे चुनकर लाए थे वैसे चुनकर क्या कर देंगे, भेज भी देंगे। ये सिर्फ किसके लिए है? पंच सरपंच के लिए, मतलब ग्राम पंचायत के लिए। जिला और जनपद के लिए व्यवस्था लागू नहीं, जिला पंचायत सदस्य को मिले भी नहीं, फिर भले उनका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक, राइट टू रिकॉल कौन से नंबर में है? धारा 21 क में है। सर, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है क्या? किसका चुनाव? राइट टू रिकॉल नहीं, बिल्कुल एकदम सामने, जैसे आप वोटिंग करते हो वैसे ही वोटिंग होता है। ठीक है, अभी अपने छत्तीसगढ़ में कभी लागू हुआ है कि नहीं हुआ आज तक? है आज तक छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है। और मैं बता दूं, राइट टू रिकॉल नियम आने के बाद एकमात्र जगह अनूपपुर में प्रयोग हुआ है इसका, एमपी टाइम में।
ठीक है, मध्य प्रदेश में अनूपपुर में इसका प्रयोग हुआ है। कुछ दिन पहले नगरीय निकायों में ये रतनपुर का शायद हुआ था नगर पंचायत किसी महिला का, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। ठीक है, पारित नहीं हो पाया था, नगरीय निकाय में हुआ था। बाकी छत्तीसगढ़ में कहीं नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। हो सकता है मैं गलत विमर्शा नहीं हूं, मैं किस आधार पर बता रहा हूं ये बात, लिखित आधार पर नहीं बल्कि खबर के आधार पर बता रहा हूं, सुना हुआ बात, अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। अगर मान लीजिए ऐसा होगा तो मैं आपको निकाल कर बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको अंतिम सत्य मत मानिएगा कि मैंने सर ने कह दिया तो अंतिम सत्य हो। ठीक, धारा 21 कर्म राइट टू रिकॉल, इस पर भी अपन डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी इस पर डिटेल नहीं बताता हूं। अगला है धारा 36। 24 में क्या है? हाँ 36 कर लीजिए। इसके बाद हटाने के बस तरीके बता रहा हूं आपको, बस अभी कौन से तरीके बता रहा हूं, हटा किस किस तरीके से सकते हैं इनको। इनका है पद के लिए अयोग्य हो जाना। जब कोई व्यक्ति पद के लिए ही अयोग्य हो जाए तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। योग्य था तो रखे थे, योग्य नहीं हुआ तो हटा दिए, यही नहीं है। अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अपन जो कुछ भी है यहीं पढ़ते चलते हैं। पहला चीज, पद के लिए अयोग्य कब होगा भाई? जब कोई व्यक्ति एक ही वार्ड से एक व्यक्ति 2 वार्ड का सदस्य बन जाता है तो पद से अयोग्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो उसके योग्यता से क्या हो जाएगा, उसको डिसमिस किया जा सकता है। दूसरा, बस अयोग्यता के संदर्भ में बस इतने ही कि पद के लिए अयोग्य कब हो जाएगा, जब एक से अधिक सदस्य बनने की कोशिश करेगा तो वो अयोग्य मान लिया जाएगा, बाकी और कुछ नहीं। और इससे पहले ही हट जाता है, नामांकन का मामला क्या हो जाता है, पहले ही खत्म हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अगला धारा 37 त्याग पत्र। इनका विशिष्ट चीज मेन चीज देखते हैं पहले अपन, एक आउटलाइन, इसके बाद अगर इसका कोई डिटेल होता है तो अपन इस पर चर्चा करते हैं। त्याग पत्र, त्याग पत्र तो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। मन नहीं कर रहा है, काम करना नहीं चाहता है, कोई कारण नहीं त्याग पत्र देने का, मेरा मन नहीं है भाई, काम नहीं करूंगा मैं, मेरा पेट भर गया है, अब जितना कमाना था मैं कमा लिया हूं, अब जितना दबाना था मैं दबा लिया, अब क्या कर रहा हूं, वापस जाना चाहता हूं, त्याग पत्र दे दिया। लेकिन वो पूछता है कि त्याग पत्र कौन किसको देगा। त्याग पत्र देने का कोई कारण नहीं होता, लेकिन कौन किसको त्याग पत्र दे रहा है वो पूछता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन किसको त्याग पत्र दे रहा है। यहां लिख देते हैं, ग्राम पंचायत का पंच किसको देगा भाई, सरपंच को। पंच किसको दे देगा, सरपंच को। और सरपंच किसको दे देगा, हाँ, उप संचालक को। हाँ सॉरी, उप सरपंच जो होता है ना, पंच होगा, पंच किसको दे देता है, सरपंच को। हाँ, उप सरपंच को भी दे सकता है, और इनके बीच में एक उप सरपंच भी होगा। उप सरपंच, उप सरपंच ऐसा नहीं कि सरपंच को दे देगा, ये किसको देगा, उप संचालक पंचायत को, उप संचालक पंचायत को। और जो सरपंच होगा वो किसको देगा, संचालक पंचायत को। उप है तो उप को दे दिया, बाकी सरपंच है तो संचालक को दे दिया। वो क्लियर। त्याग पत्र दे रहे हैं लोग अपना अपना त्याग पत्र। पंच को कोई समस्या नहीं, क्योंकि सरपंच बगल में ये दे दिया वो त्याग पत्र, लेकिन उप सरपंच और सरपंच को क्या करना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। किसका, नहीं मेरे ख्याल जिला होंगे ये वाले जो होते हैं ना, जिला में होते हैं। हाँ, वो संचालक नहीं है, जिला वाले हैं। इसके बाद
जनपद जनपद का जो सदस्य होगा वो किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। जनपद का जो सदस्य होगा किसको दे देगा? अध्यक्ष को दे देगा। देखिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको दे देंगे? हाँ, ये देंगे किसको? कलेक्टर को। जनपद जो सदस्य होगा वो किसको दे देगा? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको दे देंगे? कलेक्टर को दे देंगे अपना त्याग पत्र। फिर जिला पंचायत वाले सेम है, वो जिला पंचायत वाले सदस्य किसको दे देंगे? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको दे देंगे? किसको दे देंगे? कलेक्टर को। ठीक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत का सेम है, अपने अपने अध्यक्ष देते सदस्य हैं, और अगर अध्यक्ष उपाध्यक्ष है तो किसको दे देंगे? कलेक्टर को दे देंगे। एक अच्छी व्यवस्था इनके पास ये भी है कि जब भी कोई त्याग पत्र देंगे 30 दिन के अंदर या स्वीकृति के पहले वापस ले सकते हैं। कि आवेश में गुस्से में क्या किए, उत्साहित होकर दे दिए, आज मैं त्याग पत्र देता हूं, लेकिन बाद में होश आया कि यार फिर तो मेरे को कोई नहीं पूछने वाला है, मेरा हाल स्थिति क्या हो जाएगा, पंच से गिरा बीता हो जाऊंगा, सरपंच को लगता है या अध्यक्ष को लगता है, उपाध्यक्ष लगता है। तो अगर उनको लगता है कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, गड़बड़ हो गया, गलती हो गया, तो वो क्या कर सकते हैं? इस्तीफा वापस भी ले सकते हैं। इनका इस्तीफा मंजूर होने से पहले, मंजूर होने के बाद तो फिर गड़बड़ हो गया फिर। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बार एक बार चला गया। और हाँ, त्याग पत्र देखिए, अब जो त्याग पत्र दिया जाता है, देना वो प्रारूप क में होता है। किसमें होता है? प्रारूप क में लिखकर, इनका फॉर्मेट है, उनका जो फॉर्मेट है वो किसमें होगा? प्रारूप क में त्याग पत्र देते हैं। और ये वापस लेने वाला जो है त्याग पत्र का मामला खत्म। त्याग पत्र में क्या ध्यान रखना है? धारा 37 में त्याग पत्र है, 30 दिन के अंदर स्वीकृति अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो स्वीकृति से पहले क्या कर सकते हैं? वापस ले सकते हैं। और वापस किस में लेगा? प्रारूप ग में वापस ले सकते हैं। क्लियर? धारा 39 निलंबन। निलंबित किया जा रहा है, पद से खत्म करने की कार्रवाई नहीं है ना, डिसमिस नहीं है, बर्खास्त नहीं है, निलंबन, सस्पेंड कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए। मनो क्या बोलते हैं? सस्पेंड पूरी तरीके। अभी जांच चलेगा, अभी जांच चलेगा, जांच के बाद ही कुछ किया जा सकता है। अभी फिलहाल पद से क्या कर दिया? पद को स्थगित कर दिया गया, अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से क्या किया गया? इसको निलंबित किया गया है। अस्थायी होते हैं निलंबन। तो ये कहां होता है? धारा 29 में 39। 21 में क्या? अविश्वास। 21 कब? राइट टू रिकॉल। 36 में क्या है? पद के लिए अयोग्य हो जाना। त्याग पत्र धारा 37 और 39 में क्या है? निलंबन। पद से हटाने के तरीकों को ऐसे ही रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना रहे जिसमें। पद से इसी तरीके से हटाया जा सकता है। 8 प्रकार हैं, 8 तरीके। ठीक। निलंबन, निलंबन कोई क्यों करेगा? है कोई गड़बड़ किया किसी ने? जी सर। तो आप मोटे तौर पर इतना समझ लो, कोई कितनों भी कहानी गढ़ता रहे, कोई भी मैटर दे दे रहे, मत चिंता करना। अपराध किया निलंबन होगा, अपराध किया तभी निलंबन होगा। क्या करेगा? कोई अपराध किया, चाहे वो पंचायत से संबंधित अपराध हो, चाहे किसी बाहरी वाला कोई क्रिमिनल मामला हो, अगर उसने अपराध किया तो क्या होगा? वो सस्पेंड होगा। क्यों? सस्पेंड होने का मूल वजह यही होता है कि आप अपने पावर का इस्तेमाल गलत तरीके से ना कर पाओ। अगर आप पद पर बने रहोगे तो हो सकता है सबूतों से या किसी भी मामले में
गवाहों को या सबूतों को किसी तरीके से प्रभावित कर सकते हो। अगर पद में रहा गया तो आपको पद से क्या कर दिया जा रहा है, वर्तमान में पृथक कर दिया जा रहा है। और जब पद से पृथक कर दिया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो आप। इसलिए आपको क्या कर दिया जा रहा है, निलंबित। सॉरी, आप लोगों को नहीं किया जा रहा है निलंबित, जो भी पदधारी है उसको क्या किया जा रहा है, निलंबित कर दिया जा रहा है। क्लियर? तो निलंबन का आधार क्या होगा, अब वो जो भी है, कौन कौन से, हत्या, महिला शोषण जिसमें बलात्कार भी शामिल है, ठीक, बाल अपराध, नशीले पदार्थों से संबंधित, नशीला पदार्थ से संबंधित अपराध, और कौन कौन से अपराध है भाई, कोई भी जघन्य अपराध जो किसके तहत डिफाइन हो पता है, आईपीसी 1860। ये भी ध्यान रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। अपराध के बारे में वैसे भी आईपीसी 1860 में ही बताया हुआ है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ ले कि किस आईपीसी में बताया गया है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सीपीसी वगैरह के बारे में ना बताकर किसको बनाना है, इंडियन पेनल कोड 1860 जो मैकाले ने बनाया था, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। इसी के तहत जो अपराध है और पंचायत प्रतिनिधि ने क्या कर दिया, अपराध कर दिया है, तो उसको कुछ समय के लिए धारा 39 के तहत क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। क्लियर? अब यहां पर कुछ चीजें आपको जाननी है, कुछ डेट वगैरह ध्यान रखना है आपको। अगर किसी व्यक्ति को निलंबित किया गया, ठीक है, तो जिस भी अधिकारी ने निलंबन किया, अभी बता रहा हूं मैं कौन अधिकारी किसको निलंबन करता है, 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर सूचना देनी होगी राज्य सरकार को। कितने दिन के अंदर सूचना देनी होगी राज्य सरकार को। कौन सूचना देगा, जो निलंबित कर रहा है। ये नहीं कि मैं निलंबित हुआ हूं, पदाधिकारी निलंबित हुआ है, वो सूचना दे रहा है कि भाई लॉर्ड मेरे को निलंबित कर दिया गया है। समझ में आ रही है बात? 10 दिन के अंदर सूचना देनी होगी किसको, राज्य सरकार को। राज्य सरकार जो भी जिस व्यक्ति ने निलंबित किया है उस पदाधिकारी को, तो वो अधिकारी क्या करेगा, राज्य सरकार को सूचना देगा कितने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर। और राज्य सरकार 90 दिन ही, हाँ, 90 दिन के भीतर इसकी पुष्टि कर देगा। कितने दिन के भीतर पुष्टि होगा, 90 दिन के अंदर इसकी राज्य सरकार इस बात की पुष्टि होगा कि फला आदमी क्या करेगा, इसका निलंबन हो गया है और निलंबन वैध है अवैध है, जो कुछ भी बारे में है वो भी है। ठीक, और आपको याद करने से, आधा याद करने से बचा रहा हूं, आधा क्या पूरा याद करने से बचा रहा हूं। जिसको सॉरी बताऊंगा मैं इसको, फिर अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। निलंबन के बारे में बता रहा था, लेकिन निलंबन के बारे में बता दूंगा अगर तो कंफ्यूज होने लगेंगे फिर। अभी निलंबन के पहले वो बता देता हूं, कौन अधिकारी किसको निलंबित करता है, कौन अधिकारी किसको निलंबित करता है, फिर उस पर आते हैं। निलंबन में क्या ध्यान रखना है कि कोई भी अपराध करता है आईपीसी के तहत उसका निलंबन होगा, 10 दिन में सूचना देना होगा, और 10 दिन में सूचना के बाद क्या कर दिया जाएगा, 90 दिन के भीतर राज्य सरकार इसमें क्या कर देगी, पुष्टि कर देगी। कौन व्यक्ति किसको निलंबित करता है, यहां सवाल पूछता है, लिख लीजिएगा इसको। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में किसका निलंबन होगा, सरपंच का निलंबन होगा। पंच का निलंबन करने का ज्यादा बनता नहीं है, तो सरपंच का निलंबन कौन करता है, अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी यानी कौन, राजस्व। हाँ, राजस्व ही है, मतलब वो आरआई नहीं, एसडीएम। कौन हो गए, एसडीएम ही इसको क्या कर सकता है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित कर सकता है। जनपद पंचायत वाले को कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, मतलब कलेक्टरेट का कोई भी अधिकारी इसको क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। और जिला पंचायत वाले का भी यही निलंबित करता है, कलेक्टर या
अतिरिक्त कलेक्टर। ठीक है, जिला पंचायत का कोई और तो नहीं करता? एक बार चेक करना है जिला पंचायत का। ठीक है, जिला पंचायत के मेरे को भी लग रहा है, एक बार चेक करना है इसको, जिला पंचायत वाले चेक करना है, लेकिन आई थिंक करता है, कलेक्टर ही करता है। अभी यही देखिएगा, ग्राम पंचायत वालों को अनुविभागीय अधिकारी जो राजस्व होगा एसडीएम वो करता है, जनपद और जिला के लिए कलेक्टर, और कलेक्टर को एक बार चेक करेंगे। ठीक है, कि कलेक्टर ही करता है कि कोई और करता है। बस इसको लिख लिए हैं। हाँ ठीक है उपेंद्र, थैंक यू। कलेक्टर ही करता है, उपेंद्र जी मुहर लगा दिए इस पर। ठीक, अगला धारा 39 हो गया, निलंबन धारा 40। धारा 40 फिर से रिवाइज कर लें। 21 में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। 21 क में क्या है? राइट टू रिकॉल। 36 में क्या है? पद के अयोग्य हो जाना। जब दो पदों से कोई आदमी जीत जाता है या खड़ा होता है, दो पदों में नामांकन करने तब की बात है। धारा 37 त्याग पत्र, खुद से त्याग पत्र दे रहा है, मन नहीं कर रहा है काम करने का, 30 दिन के अंदर क्या करना सकता है? वापस भी ले सकता है। ठीक, प्रारूप क में इस्तीफा देगा और प्रारूप ग में इस्तीफा वापस लेगा। धारा 39 निलंबन, कोई अपराध किया है तो उसका निलंबन होगा। निलंबन कौन करेगा? एसडीएम निलंबन कर देंगे किसको? ग्राम पंचायत वाले को, जबकि जनपद और जिला वाले को कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर कर देंगे। क्लियर यहां तक? धारा 40 में बताया गया है, जांच में अगर दोषी पाया गया, पहले क्या होगा? निलंबन होगा, लेकिन जांच में अगर किसी भी मामले में जांच में दोषी पाया गया, निलंबन अस्थायी था ना, लेकिन अगर जांच में दोषी पाया गया तो बर्खास्तगी कार्रवाई होगी अब। ठीक, तो यहां याद रखिएगा, जांच में दोषी पाए जाने पर बर्खास्त, ये किस में होता है? धारा 40 में हो जाता है। जांच में अगर दोषी पाया गया तो व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया जाएगा, पद से पूरी तरीके से पृथक कर दिया जाएगा धारा 40 के अंतर्गत। और न सिर्फ ये सब अपराध वगैरह के मामले में, थोड़ा मोड़ा अपराध तो ही है इसमें, जांच से बर्खास्त उस व्यक्ति को किया जाएगा जो मोटे तौर पर मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ये लिखा नहीं है ना, ये लिखा नहीं है, मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता। ये आपके समझने के लिए, समझ रहे हैं? मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तब उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं लिख कर आ जाना है। ये आपके समझने के लिए है कि मूल कर्तव्य क्या होते हैं। अब आप समझ लो कि मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। आप जानते हो मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं? वही मूल कर्तव्य जो संविधान में, हाँ, जैसे क्या क्या? भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान न करता हो व्यक्ति को डिसमिस कर दिया जाएगा। समरसता ना हो उसके अंदर, धर्म के आधार पर भेदभाव करता हो तब उसको क्या कर दिया जाएगा? डिसमिस कर दिया जाएगा। स्त्रियों के प्रति सम्मान की भावना न रखता हो, ऐसे आदमी को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये मूल अधिकार थे। तो पहला चीज अपना क्या हो गया? कुछ मूल अधिकारों का पालन न करता हो। इसके अलावा नातेदारों को लाभ पहुंचा रहा हो, यह मूल कर्तव्य नहीं है आपका। नातेदार की भी परिभाषा बताई गई है। नातेदार में देख लो कौन कौन से हैं? मां, पिता, भाई, बहन, भाई से भौजाई और बहन से बहनोई, मतलब जीजा जी, और पिता माता हो गए, दादा, माता से मामा मामी वाले, मामा मामी नहीं है, सॉरी, माँ से मामा मामी नहीं है, बाहर हो जाएंगे, माँ के में नहीं, आई थिंक है भी, क्या पता नहीं। बहन हो गया, बहनोई हो गई, और कौन बचा है ना? देवर, ननद, जेठानी और जेठ, एकदम घनिष्ठ लोग, घनिष्ठ लोग है, उन लोग है। तो आप जान जाओगे
फूफा मामा लोग नहीं, फूफा फूफू को आप दे सकते हो, ठीक है, फूफा फूफू क्या कर सकते हो, कुछ फायदा दे सकते हो। तो नाते कुल मिला के नातेदारी वो नहीं पूछेगा फूफा को दे सकते हो कि नहीं, ये बता रहा हूं, मतलब घनिष्ठ जो नातेदार होंगे उन लोगों को क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है। फिर ऐसा व्यक्ति जिसका पद में बना रहना लोकहित में न हो, जो समाज के लिए क्या हो, नुकसानदायक हो, पहुंचा रहा हो, तकलीफ पहुंचा रहा हो समाज को, इसका अगर पद में बना रहा तो क्या कर सकता है, वो अशांति पैदा कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है समाज को। तो पद में रहने उनको लोकहित में न हो। उसके अलावा पंचायत के बैठक में भाग ही न लेता हो, आता ही नहीं है, किसी काम का नहीं है, सिर्फ पैसा खाने का काम आ जाता है या दस्तखत करवाने का काम आ जाता है, ठीक है। जनरली उनके साथ होता है कौन, सरपंच पति। सरपंच कई दिनों से गायब रहता है, सरपंच पति सारा काम संभालता रहता है, ठीक है। ज्यादा पावरफुल होता है भाई वो, सरपंच से ज्यादा पावरफुल कौन होता है, पता है कि नहीं, सरपंच पति ज्यादा पावरफुल होता है। और कई कई बार तो उसको इतना आत्ममुग्ध हो चुका होता है कि जहां पर सरपंच का दस्तखत चाहिए होगा ना, वहां पर खुद कर देता है, क्योंकि वो सोचते रहता है कि मैं ही सरपंच हूं। ठीक ठीक, हाँ हाँ, होता कई बार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा शासकीय भूमि पर क्या कर चुका हो, कब्जा किया हो, भूमि पर कब्जा किया हो, शासकीय भूमि पर क्या करता हो, कब्जा करता हो। इसके अलावा क्या करता हो, पंचायत के विरुद्ध वकील हो या विधि व्यवसायी हो, पंचायत के विरोध में ही विधि व्यवसायी हो। क्लियर, कितने तरीके हो गए, 6 तरीके हो गए। अच्छा, ये नातेदारों को लाभ पहुंचाता हो, बाकी तो महिला वाला का सम्मान न करता हो, समरसता हो, अखंडता एकता जो भारत के मूल कर्तव्य में उनका पालन न करता हो। इसके अलावा नातेदार को लाभ पहुंचाता हो, पद पर बने रहने के लायक न हो, पंचायत में बैठक में भाग न लेता हो, शासकीय भूमि पर कब्जा कर चुका हो और पंचायत के विरोध में ही विधि व्यवसाय कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त किया जा सकता है। और एक कॉमन चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, जो लोकसभा से लेकर, राज्यसभा से लेकर, विधानसभा से लेकर पंचायत में भी होता है। एक बार अगर किसी व्यक्ति ने क्या किया, बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा। कितने साल तक चुनाव नहीं लड़ेगा, 6 साल तक। मतलब आने वाले पंचवर्षीय में तो लड़ेगा ही नहीं, उसके 1 साल बाद और भी, ठीक है। कितने साल बाद चुनाव नहीं लड़ेगा, 6 वर्ष तक। बर्खास्त हुआ 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ेगा, मतलब 1 साल में वो क्या हो जाएगा, कूलिंग पीरियड में रहेगा। अच्छा, पंचायत के विरोध में विधि व्यवसाय हो, मान लीजिए एक ग्राम पंचायत, मान लीजिए ग्राम पंचायत क्या है, ए है, एक ग्राम पंचायत है, मैं वहां पर क्या करता हूं, उसी गांव में का रहने वाला हूं या दूसरे गांव का रहने वाला हूं, मैं एक वकील हूं, मैं क्या हूं, वकील हूं। अब इस पंचायत के विरोध में कोई केस हुआ, क्योंकि पंचायत कैसा है, वही धारा 11 नंबर में क्या कहते हैं हम लोग, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो विधिक व्यक्ति की तरह कार्य, पंचायत कैसा होगा, जो विधिक व्यक्ति की तरह होगा। तो विधिक व्यक्ति, तो पंचायत के खिलाफ कौन केस लड़ रहा है, मैं लड़ रहा हूं। मेरे वादी कौन हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं पंचायत के विरुद्ध ही केस लड़ रहा हूं। अब मैं पंचायत के विरुद्ध भी केस लड़ रहा हूं और वहीं का सरपंच भी हूं, ये कैसे हो सकता है, या तो मैं पक्ष में हो सकता हूं या तो विपक्ष में हो सकता हूं, यही हो सकता है ना। और अगर मैं सरपंच हूंगा तो मेरे को वहां का तो पूरा गेम पता होगा, मैं उसके कमजोर पॉइंट को क्या कर सकता हूं, बाहर निकाल सकता हूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या नहीं किया जा सकता है, विधि व्यवसायी है जो विधि व्यवसायी बन सकता है। जनरली वकील जो है इस्तीफा दे देते हैं सामान्य स्थिति में, विरोध में पक्ष में रहते ही नहीं वकील। जो भी किसी पद पर हैं आप, अगर आप राजनीतिक पद में जा रहे हैं, किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में काम करना चाहते हैं, तो आप क्या कर दीजिए, पद से इस्तीफा दे दीजिए। चाहे आप वकील हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, आप क्या नहीं कर सकते, राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ के पद पर मत रहिए। क्लियर कहा गया। और विरोध में है तब तो बिल्कुल भी नहीं। क्लियर, विधि व्यवसायी वाला, विधि व्यवसाय मतलब वकील विधि के व्यवसाय करते हैं। विधि के व्यवसाय मतलब ये नहीं है कि विधि को बेचते हैं, बल्कि विधि के संदर्भ में क्या देते हैं, कानून के संदर्भ में सेवा करते हैं। ठीक,
21 में क्या है? अविश्वास प्रस्ताव। धारा 21 का में राइट टू रिकॉल, 36 में पद के अयोग्य होना, 37 में त्याग पत्र, 39 में निलंबन और धारा 40 में क्या है? बर्खास्त। मेन पॉइंट इतने हैं, इतने तरीके से निकाला जा सकता है। दो और हैं, उनको भी लिख लो आप। धारा 89, पंचायत को धन की हानि और पद का दुरुपयोग। पंचायत के धन की हानि एवं पद का दुरुपयोग, इसमें पहले निलंबन होता है, फिर बर्खास्तगी हो जाती है, लेकिन किस धारा के अंतर्गत? 89 के अंतर्गत। ठीक। और दूसरा है धारा 98। धारा 98 में क्या है? अयोग्य हो जाने पर भी, अयोग्य हो जाने पर वे पद की हैसियत से कार्य करना। इसमें सजा वजा का प्रावधान आगे पढ़ने वाले हैं इस पर, कि इसमें क्या करते हैं? अयोग्य कर दिया गया है, तब भी जबरदस्ती पद नहीं छोड़ रहा है वो आदमी, मैं जाऊंगा ही नहीं, मैं तो सरपंच ही हूं, मानने को तैयार नहीं है वो। मानने को क्या तैयार नहीं है? कि अब मेरे को हटाया जा चुका है, ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक। तो ये दो धारा याद रखना है। 89 में पंचायत धन की हानि और पद का दुरुपयोग, और 98 में अयोग्य हो जाने पर भी वो क्या करता है? पद की हैसियत से बैठा है कि मैं हूं ही। ठीक। अपन इस दोनों धारा पर आगे चर्चा करेंगे, अभी इसका डिटेल जाएंगे। ठीक। तो क्या क्या चीज हो गई? 21 में अविश्वास प्रस्ताव, 21 का मैं पदाधिकारियों को वापस बुलाना, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल के लिए आगे बता देता हूं, राइट टू रिकॉल को थोड़ा सा डिटेल बता दूंगा, है ना। दूसरा, धारा 36 में पद के अयोग्य हो जाने पर, एक बार से अधिक चुनाव लड़ लिया तो पद से अयोग्य हो जाएगा, त्याग पत्र दे देता है। और निलंबन 39 में है, जांच में अगर दोषी पाएगा तो बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसमें धारा 40 में। 89 में पंचायत और धन का और पद का दुरुपयोग करता है तब हटाया जा सकता है, और अयोग्य हो जाने पर भी पद की हैसियत से काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो धारा 98 से हटाया जा सकता है। क्लियर? अब जो डिटेल वाला है अविश्वास प्रस्ताव, उसको समझ लो आप लोगों को समझ में आ रहा है? उपेंद्र, कविता, रूपाली, ठीक। हाँ, तो ग्राम पंचायत के लिए बर्खास्त के लिए नहीं बताया क्या मैं? बर्खास्त करने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद और जिला, बर्खास्त की जो कार्रवाई होगी इसको कौन करेगा? अनुविभागीय। ग्राम पंचायत में अनुविभागीय अधिकारी, मतलब एसडीएम। ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को बर्खास्त कौन करेगा? अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम। जनपद पंचायत वाले को कलेक्टर, और जिला वालों को करेगा संचालक पंचायत। जबकि निलंबन कैसे हो रहा था? इसको निलंबन ये भी कर रहा था, निलंबन वाले चार्ट में भी यही है, और इसको कौन कर रहा था? कलेक्टर कर दे रहा था, और इसको भी कौन कर दे रहा था? कलेक्टर ही कर रहा था। तो बदलाव क्या है निलंबन और इसमें? सिर्फ इसका बदलाव है, ठीक है। अंतर सिर्फ किसका है? इसका है। बाकी जो निलंबन करता है वही आदमी क्या करता है? बर्खास्त करता है। ध्यान रहेगा ये बात कि ग्राम पंचायत का अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम निलंबन भी करता है, बर्खास्त भी करता है। जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर निलंबन भी करता है और बर्खास्त भी कर देता है। जबकि जिला पंचायत के लिए जो निलंबन होगा वो कौन करेगा?
कलेक्टर करेगा, और जबकि पद से पृथक जो है मतलब बर्खास्त करने की कार्रवाई कौन करेगा? सहायक संचालक करेगा। याद रहेगा? अच्छे किए पूछ लिए, ये तो ध्यान से उतर जाता मेरे। मिटा दूं? ये आप लोग पर डे का लेना चाहते हो, ऑफलाइन का भी जैसे ले लेते हैं ना, तो इसको आप रख सकते हैं। जो चार्ट बनाया रहता हूं तो आपको क्या होगा कि एक जगह रिवाइज करने में आसानी होगी, एक जगह आप रिवाइज आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव और राइट टू रिकॉल दोनों पर चर्चा कर लेंगे आज ही। अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाएगा, ये सवाल है। किसके खिलाफ लाया जाएगा तो हमको पता है कि पंचायत पदाधिकारी के खिलाफ लाया जाएगा, लेकिन लाया कब जाएगा? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? पहला, पद ग्रहण के 1 वर्ष बाद। ये नहीं कि कल पद ग्रहण किया, आज अविश्वास ले आओ, क्योंकि पार्टी नहीं दिया उसने, सरपंच ने क्या नहीं किया, पार्टी नहीं दिया, इसलिए क्या ले आना है? अविश्वास प्रस्ताव। नहीं, 1 साल कम से कम मौका दे दो भाई, 1 साल उसको मौका मिलना चाहिए। तो पद ग्रहण के 1 वर्ष बाद। दूसरा, कार्यकाल पूरा होने के 6 माह, हाँ 6 माह पूर्व, क्योंकि 6 महीने में तो चुनाव ही होने वाले हैं अब, तो कम से कम 6 महीने तक क्या कर देना चाहिए? पद हो जाए। और अगर कभी इससे पहले पूर्व का कोई अविश्वास प्रस्ताव आया है तो कब? उसके कितने साल बाद? 1 वर्ष बाद। अगर पूर्व में क्या किया है, कोई अविश्वास प्रस्ताव जो है नामंजूर हुआ है, मंजूर हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ना मंजूर हुआ है। मान लो कोई सरपंच है, कौन सरपंच है? राधेश्याम। तो राधेश्याम जो सरपंच है वो अगर सरपंच बन गया तो उसके पद पर बैठे के 1 साल बाद ही लाया जा सकता है। दूसरा, राधेश्याम के पहले 1 साल बाद लाया जा चुका है अब, लेकिन वो क्या हो चुका है? नामंजूर हो चुका है, तो उसके अब 1 साल बाद ही लाया जा सकता है, फिर 1 साल उसको मौका देना पड़ेगा। और अगर राधेश्याम का कार्यकाल कितना हो गया है? 5.5 साल है, तो अब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब पूरा कार्यकाल के 6 महीना पहले कम से कम उसको लाओ। 6 महीना है ना, 6 माह से ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होना चाहिए उसको? अविश्वास प्रस्ताव। नहीं तो 6 महीने बाद तब क्या होने वाला है? चुनाव ही होने वाला। तो अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जा सकता है? कि 1 वर्ष बाद। ये चीज ध्यान रखना है आपको। कौन से धारा के अंतर्गत लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव? 21 नंबर, भूलना नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 नंबर में क्या लाया जाएगा? अविश्वास प्रस्ताव। अच्छा, सबका लगभग एक जैसे है, 90% मामले में सबका क्या है? एक जैसे है, कुछ कुछ बदलता है, थोड़ा सा बदलाव होता है। तो पहले अपन देख लेते हैं कि इसका ग्राम पंचायत का। तो ग्राम पंचायत के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, थोड़ा सा बदलाव होता है, अधिकारी बदलते हैं, मतलब बाकी सब वही रहता है। तो ग्राम पंचायत का अपन देखते हैं पहले। और एक एक करके समझते हैं सवाल भी क्या क्या होते हैं। किसके विरुद्ध लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव? क्या पंचों के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है ना। अपन देखते चलते हैं। ग्राम पंचायत इधर लिख देंगे, जनपद का यहां लिख देंगे, और जिला का अपन इधर लिख देंगे। ठीक है। तो सदस्य क्या है? क्या सदस्यों के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? नहीं, सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। तो किनके खिलाफ? सरपंच के खिलाफ और उप सरपंच के खिलाफ। इधर जनपद पंचायत में किसके खिलाफ लाया जाएगा? अध्यक्ष के खिलाफ और उपाध्यक्ष के खिलाफ। और जिला पंचायत में इनके खिलाफ भी, अध्यक्ष के खिलाफ और उपाध्यक्ष के खिलाफ। मतलब सदस्यों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है। सदस्यों को तो उस पर विश्वास है। हाँ, और सदस्य ये लाएंगे,
ये कार्यक्रम कौन लाग कर रहा है? सदस्य ही कर रहे हैं। पहला चीज, कब करेंगे भाई? ये तो कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो सदस्यों को अगर लगता है कि बहुमत नहीं है तो 1/3 सदस्य, कितने तिहाई सदस्य? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य क्या कर सकते हैं? लिखित में मांग पर, एक 1/3 सदस्य क्या करेंगे? लिखित में मांग करेंगे। तो क्या जनपद वाले भी 1/3 सदस्य लिखित में मांग करेंगे? बिल्कुल, उनके में क्या बदल जाएगा? और जिला वाले भी 1/3 सदस्य मांग करेंगे। ठीक है, 1/3 सदस्य, चाहे तीनों पंचायत में कोई भी पंचायत का सदस्य जो होगा 1/3 सदस्य इसकी मांग करेंगे और ये क्या हो जाएगा? प्रस्ताव हो जाएगा। लेकिन अलग अलग आदमी को लिख कर करेंगे। सदस्य कितने हैं? 1/3 है। अब जैसे ये जो है ये किसके मांग करते हैं? एसडीएम से मांग करते हैं, यानी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से। अनुविभागी, हिंदी वाला याद रखना, अधिकारी राजस्व, उससे क्या करेंगे? लिखित में मांग करेंगे सदस्य कि साहब हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। जनपद वाले किससे मांग करेंगे भाई? डीएम से, मतलब कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर से नहीं, इसे मांग करें। डिप्टी कलेक्टर का पावरफुल पोस्ट, मतलब पावरफुल मतलब अधिकार क्षेत्र नहीं। डिप्टी कलेक्टर को कोई भी चार्ज दे देता है। डिप्टी कलेक्टर राजस्व में नहीं आता है। हाँ, और कलेक्टर जो होगा वो डिप्टी कलेक्टर को बैठा देगा किसी काम के लिए, लेकिन जब आदेश किसका रहेगा? कलेक्टर का रहेगा। अधिकारपूर्ण कार्यक्रम किसका है? कलेक्टर का है। तो डीएम जो होगा ये किसको? जनपद वाले अविश्वास प्रस्ताव के जो सदस्य हैं, 1/3 सदस्य हैं, वो किसको आवेदन देंगे? डीएम यानी कलेक्टर को देंगे। और ग्राम पंचायत वाले किसको दे रहे हैं? एसडीएम को दे रहे हैं। क्लियर? और जिला वाले किसको देंगे? 1/3 सदस्य संचालक पंचायत को, संचालक पंचायत को। क्लियर? तो इसके लिए है कि सरपंच और उप सरपंच के लिए जो प्रस्ताव ला रहा है 1/3 सदस्य एसडीएम को देते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जनपद के लिए 1/3 सदस्य का किसको देते हैं? डीएम को देते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत को देते हैं। किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव पर मांग कर रहे हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव आया नहीं है, अभी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हम लोग अविश्वास प्रस्ताव जैसा कार्यक्रम चाहते हैं, हम लोग भरोसा नहीं है इस आदमी पर। अगर सरपंच के लिए और उप सरपंच को दोनों का एक साथ लाना है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अविश्वास प्रस्ताव दोनों को एक साथ लाना है, और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का एक साथ लाना है, क्या नोटिस एक ही में नोटिस में दे देंगे? अलग अलग देना। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चीज है, याद नहीं आएगा। ये दोनों के लिए क्या होगा? अलग अलग रहेगा। इसके लिए भी अलग रहेगा, सरपंच के लिए अलग, उप सरपंच के लिए अलग, अध्यक्ष के लिए अलग, उपाध्यक्ष के लिए अलग, और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अलग, दोनों के लिए रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन क्या पूछे? जिला पंचायत को कौन बर्खास्त करता है? सर मैं समझ नहीं पाया। ठीक है, जिला पंचायत को कौन बर्खास्त करता है भाई? है संचालक। निलंबन करने का पुष्पेन, निलंबन करने का अधिकार जो है वो कलेक्टर को है, लेकिन उसको जो संचालक होगा, पंचायत संचालक जिसको बोलते हैं, पंचायत संचालक जो है उसको क्या कर सकते हैं? बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों को, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को बर्खास्त करने। उपाध्यक्ष को जनरली बर्खास्त करते हैं क्या? तो ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं हो पाती कि उपाध्यक्ष को बर्खास्त करें, क्योंकि उपाध्यक्ष के पास अधिकार बहुत कम है। ठीक है, अधिकार उपाध्यक्ष के पास जो उप सरपंच होता है, जो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, और जो जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, वो सिर्फ क्या रहता है? लॉलीपॉप है उसके लिए। तो वो तो लॉलीपॉप मिला रहता है उसको, क्योंकि जब तक अध्यक्ष है तब तक उसको काम करने का मौका ही नहीं, चुपचाप रहता है वो, बस थोड़ा सा फेम रहता है, गाड़ी वाड़ी मिला रहता है, कभी घूमने उमने जाते हैं तो ले जाते हैं उसको, बाकी काम तो कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ठीक, तो ठीक है, पुष्पन क्लियर है ना? ओके, यहां पर अपन क्या देख रहे हैं? अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और 1/3 सदस्य एसडीएम को देते हैं, ये लोग डीएम को देते हैं, और एक कितने देते हैं। और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए, किसी भी पोस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अगर पोस्ट लाया जाता है, तो वो पोस्ट के लिए अलग अलग अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, एक साथ नहीं लाया जाएगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव अब मान लिया गया है,
अब ये कह दिया गया है कि अविश्वास प्रस्ताव ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। किसी ने मान लिया, अधिकारी ने मान लिया है, तो कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाएगी। पंद्रह दिन के अंदर बैठक बुलाया जाएगा, और इस बैठक बुलाने वाले का नाम नहीं है, क्या है? सक्षम अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? सक्षम अधिकारी द्वारा। जो भी सक्षम अधिकारी होगा उसके द्वारा क्या किया जाएगा? बैठक बुलाई जाएगी। कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। 1/3 सदस्य ने लिख कर दिया, एसडीएम को, डीएम को और संचालक को लिख कर दिया, तो क्या हो जाएगा? 15 दिन के अंदर सक्षम अधिकारी द्वारा बैठक बुलाया जाएगा। जो बैठक की सूचना है वो 7 दिन के अंदर दे दी जाएगी सभी सदस्यों को। किसका दी जाएगी? सूचना 7 दिन के अंदर किसको दी जाएगी? सदस्यों को। सदस्यों को क्या दे दिया जाएगा? 7 दिन के अंदर सूचना दे दी जाएगी कि बैठक कब होने वाली है, कहां होने वाली है, स्थान स्थान की जो सूचना जो अपन पढ़े थे वो सूचना सब कहां दे दिया जाएगा? 7 दिन के अंदर। मतलब 1/3 सदस्य ने लिखा, 15 दिन में बैठक बुला लिया गया, और 7 दिन पहले क्या दे दिया गया? सूचना दे दिया गया। क्लियर? सभी के लिए 7 दिन सूचना दे दिया गया, सभी बैठकों के लिए कॉमन है वो। अब अध्यक्षता, इस बैठक की सूचना हो गया और 7 दिन बाद अब बैठक भी हो रहा है। अध्यक्षता अलग अलग लोग करते हैं सबका। अध्यक्षता क्या करते हैं? अलग अलग लोग सबका करते हैं। ग्राम पंचायत की जो अध्यक्षता होगी इसके लिए कौन? नायब तहसीलदार। ग्राम पंचायत के लिए कौन करता है अध्यक्षता? अविश्वास प्रस्ताव पर नायब तहसीलदार कर देंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, नायब तहसीलदार कर सकते हैं क्योंकि किसके लिए हो रहा है? सरपंच और उप सरपंच के लिए हो रहा है। ठीक, कि सरपंच, एक चीज और पॉइंट लिखा होता है कि जब भी कभी किसी के खिलाफ कोई प्रस्ताव, कोई भी अध्यक्ष हो, किसी पद के लिए अध्यक्ष पद हो, जो भी पद का अध्यक्ष होता है वही सभापति होता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर जब बात हो रही होती है तो जिसके खिलाफ लाया जा रहा है वो कभी अध्यक्ष नहीं बनता है। ये सामान्य सी बात है, ये विशिष्ट बात तो है नहीं भाई। अपने खिलाफ खुद तो मामला न्याय तो करेगा नहीं ना, अपने खुद के मामले। तो इसके लिए अध्यक्ष पद कौन करता है? नायब तहसीलदार रैंक का जो अधिकारी होता है या जो सक्षम अधिकारी होता है वो क्या करता है? इसकी अध्यक्षता करता है। सक्षम अधिकारी भी लिखता है यहां, सक्षम अधिकारी। दोनों में से कोई भी कर सकता है, जो सक्षम अधिकारी होगा वो। ठीक, यहां के लिए अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर या सक्षम अधिकारी। इसके बीच क्या जुड़ा हुआ है? सक्षम अधिकारी। संभव है उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा? भेज दिया जाएगा। यहां कौन भेजता है? कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, या सक्षम अधिकारी। बैठक की अध्यक्षता हो गई अब। ठीक, अध्यक्षता हो जाने के बाद जो मतदान करेंगे, और मतदान करने के बाद जो है करीब बैठक में उपस्थित या मतदान करने वाले, बैठक में उपस्थित या मतदान करने वाले के 3/4 का मतलब क्या होता है? 75%। समझ रहे हैं? 75% जब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में नहीं, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जब जाएंगे वोट, तब उस पदाधिकारी को क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। क्लियर? सभी के लिए, तीनों के लिए है।
पक्ष में जाने चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में ध्यान रखना है, यही मेन पॉइंट है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जाता है वोट और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में जाता है। अगर पक्ष में वोट देना है तो राइट का निशान लगाया जाता है और विपक्ष में वोट देना है तो गुणा का निशान लगाया जाता है, कट कुट का निशान लगा दिया जाता है। ठीक, ये तो ये हो गया कि बैठक में उपस्थित या मतदान करने वालों का कितना 3/4 या एक और कंडीशन है, या कुल सदस्यों का के 2/3 से अधिक। कुल सदस्यों, जितने मतलब कुल सदस्य हैं उनके कितने होने चाहिए, 2/3 से अधिक होना चाहिए। एक भी चले लेकिन 2/3 से कम क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो याद रखना, जो मतदान में बैठक में जो बैठे हुए हैं या मतदान करने वाले जो लोग आज आए हुए हैं बैठक में, उनका कितना है, वो 3/4 होना चाहिए। और अगर पूरे सदस्य हैं वहां, पूरे सदस्य कितने होंगे, 10 से 20, 10 से 25 या 10 से 35, इतने ही तो होंगे ना। 10 से 20 मतलब ग्राम पंचायत में, 10 से 20 यानी जनपद पंचायत में, और 10 से 25 यानी जिला पंचायत में। इनके ही 1/3 होने चाहिए, 3/4 होने चाहिए, या इनके कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए, 2/3। क्लियर? और हाँ, सक्षम अधिकारी की असल में परिभाषा उसके आधार पर है जो कलेक्टर तय करता है। कलेक्टर ये तय करेगा, जिस वजह से मान लीजिए हम लोगों में 4-5 लोग हैं और किसी समस्या का समाधान अगर देना है तो कलेक्टर तय करता है कि किस रैंक का अधिकारी वहां पर जाकर काम कर सकता है, या हाँ समकक्ष, उसके समकक्ष किसी व्यक्ति को समकक्ष बनाया जा सकता है। सक्षम अधिकारी योग्य हो उसको, ऐसा ना हो कि छोटा अधिकारी हो उस मामले के लिए। ठीक है, तो या तो अधिनियम में तय होता है, या तो राज्य सरकार तय करेगी, या तो कलेक्टर तय करेगा। तो कलेक्टर भी है तो राज्य सरकार का प्रतिनिधि है। अधिनियम भी अगर कोई चीज तय होता है तो वो कौन कर रहा है, राज्य सरकार ही निर्माण कर रही है, अधिनियम का निर्माण कर, कानून का निर्माण कर रही है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें अंतिम में जाए तो ये सरकार के सक्षम अधिकारी की परिभाषा कौन दे देगा, अधिनियम या राज्य सरकार, सक्षम अधिकारी के हिसाब से, उनके हिसाब से होता है। ठीक, तो बैठक में मतदान का कैसा होगा आप समझ गए, या तो 3/4 कुल मतदान करने वालों का, 2/3 किसका, कुल सदस्यों का। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये क्वेश्चन मतलब ये कंफ्यूजन करने वाला है। जब आप कूट में हल करोगे तो पगला जाओगे। जब आप कूट में हल करते रहोगे तो 3/4, 1/3 और 2/3 में सब कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आपको बड़े ध्यान से एकदम छोटी छोटी चीजों को ध्यान, इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं इसको। ठीक, इसके बाद मजा नहीं आया, इसलिए मजा नहीं आया भाई कि भाई कोई आदमी पोस्ट से हटा दिया गया तो चुनौती देगा, अपील करेगा, और अपील तो स्वाभाविक है, करते ही करते हैं। तो अपील के बारे में पूछा जा सकता है कि इसकी चुनौती दे सकता है ग्राम पंचायत वाला, चुनौती दे सकता है 7 दिन के भीतर कलेक्टर को। ग्राम पंचायत वाला जो सरपंच होगा वो चुनौती किसको देगा, कलेक्टर को देगा। कितने दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर। और जनपद वाला 10 दिन के भीतर चुनौती देगा, किसको देगा, के भीतर, इसको दे देगा संचालक को। संचालक कौन, पंचायत, संचालक पंचायत को चुनौती दे रहा है, मतलब अपील कर रहा है वो। और ये वाला किसको दे देगा, हाँ, लेकिन कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को। ग्राम पंचायत वाला अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 7 दिन के अंदर कलेक्टर को, जनपद पंचायत वाले 10 दिन के अंदर संचालक पंचायत को, और जिला पंचायत वाले अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को आप उस फैसले के, यानी अविश्वास प्रस्ताव के फैसले के खिलाफ क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है यहां तक? इस फैसले को कलेक्टर, जो चुनौती मिलेगा, कलेक्टर से चुनौती दे रहे हैं, 30 दिन के अंदर फैसला दे देगा। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। और ये क्या होगा, अंतिम होगा, अंतिम निर्णय है। इसके बाद फिर कोई अपील उपिल नहीं। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ये कितने दिन के अंदर, ये भी 30 दिन के अंदर। ये भी अंतिम होगा, लेकिन राज्य सरकार थोड़ा सा टाइम ले लेती है। कितने दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर। क्लियर? कोई समस्या? अविश्वास प्रस्ताव में इतने। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में फिर से ध्यान रख लीजिए क्या क्या चीज दिया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस धारा के अंतर्गत लाया जा सकता है।
21 के अंतर्गत 1 साल के अंदर में लाया जा सकता है, कार्यकाल 6 माह के पहले किया जा सकता है, अविश्वास पहले प्रस्ताव के पहले अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव मंजूर हुआ है तो 1 साल के अंदर। सरपंच और अविश्वास सरपंच के खिलाफ 1/3 सदस्य लिखित रूप से देते हैं, तो किसको लिखित देंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, जबकि जनपद पंचायत वाले किसको दे देंगे? कलेक्टर को, और जबकि जिला पंचायत वाले किसको दे देंगे? संचालक पंचायत को। लाभ हो जाएगा, सभी पदों के लिए अलग अलग है। पारित हो गया, कहां पारित हो गया? 15 दिन के अंदर बैठक बुलाया जाएगा सब जगह। बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? 7 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। ग्राम पंचायत के लिए जो बैठक होगा उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? नायब तहसीलदार, जबकि जनपद पंचायत के लिए डिप्टी कलेक्टर स्तर का जो रैंक अधिकारी होगा वो करेगा, जो कलेक्टर द्वारा नियुक्त होगा। और जिला पंचायत के लिए कौन होगा? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर होंगे। 2/3 बहुमत से कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत या उपस्थित या मतदान होने वाले जो सदस्य हैं उनका 3/4 बहुमत से पारित हो जाएगा। अगर पारित हो जाता है तो क्या कर देगा? ये चुनौती दे सकते हैं 7 दिन के अंदर। ग्राम पंचायत वाले किसको चुनौती दे सकते हैं? कलेक्टर को, जो 30 दिन के अंदर फैसला दे देगा। जनपद पंचायत वाले किसको चुनौती दे देंगे? 10 दिन के अंदर। संचालक पंचायत को, जो 30 दिन के अंदर अपना फैसला दे देगा, जो अंतिम होगा। और जिला पंचायत वाले इसको चुनौती दे देंगे 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को, जो 45 दिन के अंदर अपना फैसला दे देगा। क्लियर? कोई समस्या? और अब अंतिम है राइट टू रिकॉल। फटाक से 10 मिनट में इसको देखते हैं। राइट टू रिकॉल इसी के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव के 21 को मिलाया गया है धारा 21 में। कौन सी धारा में है? 21 का। बहुत महत्वपूर्ण पूछा हुआ है, कई बार पूछ चुका है भाई। धारा को पहले पूछा जा सकता है। राइट टू रिकॉल पहले भी बता चुका है, जनपद और जिला में नहीं आता है। किसको कहां आता है? सिर्फ सरपंच और पंच के लिए। सॉरी, पंच में क्या नहीं है? पंच है भाई, सरपंच और पंच के लिए। उप सरपंच को कहेगा राइट टू रिकॉल, उसके खिलाफ तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। सिर्फ पंच और सरपंच के लिए, जो प्रत्यक्ष रूप से है, दोनों सरपंच और पंच के लिए राइट टू रिकॉल ला सकता है। राइट टू रिकॉल लाने का अधिकार किसके पास है? जनता। जनता मतलब ग्राम सभा। अधिकार मतलब ग्राम सभा। क्यों ग्राम सभा बोल रहा हूं मैं? क्यों ग्राम सभा बोल रहा हूं? जनता क्यों नहीं कह रहा हूं? जितने भी वोटर, हाँ, जनता इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मेरे ग्राम पंचायत के अलावा आगे ग्राम पंचायत के लोग भी तो जनता का हिस्सा है ना। लेकिन अगर मुझे पद से हटाना है ना, तो मेरे गांव की जनता, जो उस ग्राम सभा के सब सदस्य हैं मतदाता के रूप में, इसीलिए ग्राम सभा को अधिकार है कि राइट टू रिकॉल लाए। जनता और ग्राम सभा में दोनों को चुनना पड़े तो किसको चुन लीजिएगा आप? ग्राम सभा को, क्योंकि वो निश्चित उसी ग्राम के हैं, मतदाता है उस ग्राम के। क्लियर? कब लाओगे भाई? 1/3 सदस्य, मतलब 1/3 सदस्य का कहना है ना, ग्राम सभा में जितने भी सदस्य हैं, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यता का, ग्राम पंचायत के कुल सदस्यता का कितना होना चाहिए? 1/3 सदस्य क्या होने चाहिए? होने चाहिए 1/3 सदस्य कुल सदस्य के। ठीक है, एक सदस्य कुल सदस्य के। हाँ, उपस्थित था मतदान करने वाले 3/4 सदस्य जो कुल 2/3 से अधिक हो। हाँ, इसी तरह का कुछ है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव वही जो अपन चर्चा कर रहे थे। हाँ, इसके लिए क्या है? अधिकार ग्राम सभा के कुछ सदस्य 1/3 सदस्य अगर चाहेंगे तो क्या ला सकते हैं? राइट टू रिकॉल लाया जा सकता है। ठीक, अब 1/3 सदस्य ने लिखित रूप से सूचना दे दी। अब राइट टू रिकॉल का प्रोसेस कब से शुरू हुआ? सूचना इसको दिया जाएगा 7 दिन के अंदर। किसको दे दिया जाएगा? 1 मिनट, राज्य सरकार को। 1 मिनट ना, इसको यहां पर 1/3 सदस्य देंगे किसको? सूचना किसको देंगे? अनुविभागीय अधिकारी यानी एसडीएम को देंगे। किसको देंगे? एसडीएम को ये सूचना देते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं? राइट टू रिकॉल लाना चाहते हैं।
हम लोग अपने सरपंच और उप सरपंच को पद से हटाना चाहते हैं, तो एसडीएम क्या करेगा, 7 दिन के अंदर इसकी सूचना किसको दे देगा, राज्य सरकार को, कि फिर से चुनाव, क्योंकि चुनाव तो एसडीएम नहीं करा सकता ना, चुनाव तो कौन करवाएगा, क्योंकि चुनाव जैसा प्रक्रिया है, वापस वोट देना पड़ता है, प्रत्यक्ष रूप से होगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन आयोग का इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी, तो 7 दिन के अंदर राज्य सरकार को। अब जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, गुप्त मतदान, अच्छा गुप्त मतदान की तिथि तय करेगा। अच्छा, मैं यहां पर गुप्त मतदान ही क्यों लिख रहा हूं, इसलिए गुप्त मतदान में लिख रहा हूं क्योंकि इससे पहले अपन लिखे हैं कि ग्राम सभा में जो भी मतदान होता है वो हाथ खड़े करके होता है, लेकिन ये वाला मतदान जो होता है वो गुप्त वाला होता है। क्लियर, कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्राम सभा का वोटिंग तो कैसा होता है, हाथ उठा के सर बताए थे, तो यहां भी हाथ उठाकर तो नहीं कर दोगे, यहां हाथ उठाकर नहीं करना है, कैसे करना है, डब्बा बंद यानी गुप्त मतदान करना है, ठीक, जैसे वोटिंग के टाइम किया था वैसे ही करना है। पारित कब होगा भाई, ये जब 50% लोग या 1/2 सदस्य जो ग्राम सभा के, आपके पंचायत के जितने लोग हैं उसमें 100 लोगों में 50 लोग ये तय कर देते हैं कि आदमी को हटा दिया जाए तो राइट टू रिकॉल हो जाएगा, हटा दिया जाएगा उस आदमी को, ठीक। कितने लोग, 50% लोग, परसेंट या 1/2। अब उस आदमी को मजा तो आएगा नहीं, जो आदमी राइट टू रिकॉल हुआ है तो क्या करेगा वो, अपील, ठीक, अपील क्या करेगा वो 7 दिन के अंदर किसको कर देगा, के अंदर किसको कर देगा वो, कलेक्टर को, 7 दिन के अंदर किसको कर देगा, कलेक्टर किसकी अपील कर देगा। अगर अपील नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर किसी ने अपील नहीं किया तो 30 दिन के अंदर, 30 दिन तक कलेक्टर क्या करेगा, इंतजार करेगा, नहीं तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर क्या कर देगा, अधिसूचना जारी कर देगा, अधिसूचना जारी कर देगा कि ये आदमी पद से हटा दिया गया है। पहले क्या किया गया, ग्राम सभा के अधिकार है, ग्राम सभा के 23 सदस्य एसडीएम को आवेदन करके देते हैं, 7 दिन के अंदर राज्य सरकार क्या कर, राज्य सरकार को खबर दे दिया जाता है, खबर देने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग तिथि तय कर देती है, तिथि तय करने के बाद 50% लोग या 1/2 सदस्य क्या कर देते हैं, वोटिंग दे देते हैं उनके खिलाफ, तो 7 इसका क्या है, पद से हटाया जा सकता है। 7 दिन के अंदर वो आदमी क्या करता है, कलेक्टर को अपील करता है, अपील नहीं किया गया अगर, तो 30 दिन के अंदर कलेक्टर इंतजार करेगा कि अपील कर रहा है कि नहीं, नहीं तो 30 दिन के अंदर क्या कर देगा, अधिसूचना जारी कर देगा कि आदमी को हटा दिया जाए। क्लियर, वो आदमी फिर हटा दिया जाएगा। हाँ, अब वर्तमान में से हटा दिया क्योंकि अध्यक्ष का पद जो है, अध्यक्ष और कैसा हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, इस बार हटा दिया गया, लेकिन सरपंच का पद अभी भी कैसा रखा गया, प्रत्यक्ष रखा गया, नगरीय निकाय के लिए हटा दिया गया है। नहीं समझ पाया, हाँ नहीं, क्वेश्चन आ नहीं रहा है, वो पुराने क्वेश्चन है, जो आप हल किए हो पुराने क्वेश्चन है। अभी 2019 में तो हुआ बदलाव, अभी जो कांग्रेस सरकार आई है तो बदलाव हुआ है, इसके आधार बाद जो चुनाव क्वेश्चन पूछेंगे होंगे ना, वो इस आधार पर पूछा गया होगा। हाँ, पुराने क्वेश्चन जो दिख रहे होंगे आपको ना, हाँ, भूपेश बघेल की सरकार जो है संशोधन की 2019 में संशोधन हुआ है, नहीं तो अध्यक्ष का जो नगरीय निकाय में अध्यक्ष जो पद था, जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष का पद है वो भी पहले प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता था, और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी प्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता था। इस बार उसमें क्या कर दिया गया, अप्रत्यक्ष कर दिया गया, और सरपंच को प्रत्यक्ष ही रखा गया है। ठीक, कहानी इसमें भी वही है कि रिकॉल कब लाया जा सकता है और कब नहीं लाया जा सकता है। ठीक, वो भी एक बार देख लो कब कब नहीं ला सकता है। पहला, जब कभी भी कोई पंचायत गठित होगा तो आधे साल, मतलब आधा समय, मतलब कितने समय बाद, 2.5 साल बाद, 2.5 वर्ष बाद ही लाया जा सकता है। ऐसे अविश्वास प्रस्ताव के लिए 1 साल बाद लाया जा सकता था, रिकॉल को कितने साल बाद लाया जा सकता है, 2.5 साल बाद। 2.5 साल काम करने दोगे उसको, ऐसे नहीं कि 2.5 साल बाद उसको हटा दिए पद से। अगर मान लो उपचुनाव हुआ है,
अगर मान लो कितना हुआ है, उपचुनाव हुआ है, और उपचुनाव कितने होता है, शेष कार्यकाल के लिए होता है। उपचुनाव कहाँ होता है, हमेशा शेष कार्यकाल के लिए होता है ना। तो फिर जो शेष कार्यकाल है उसका आधा। अगर उपचुनाव के खिलाफ रिकॉल लाया गया है, तब जो शेष समय है उसका क्या होना चाहिए, 1/2 है। ये क्लियर है कि नहीं, आप इसको समझ रहे हैं उपेंद्र की नहीं समझ रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि राइट टू रिकॉल कैसा 2.5 साल में लाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति उपचुनाव से जीत कर आया है, तो जब उपचुनाव से जीत कर आएगा तो उसका मतलब ये हो गया कि वो शेष कार्यकाल के लिए आया, तो शेष कार्यकाल का अब आधा देखोगे आप, है ना, शेष कार्यकाल का आधा लेकर आओगे। क्लियर है, समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना? और इससे पहले कोई रिकॉल आया है और वो क्या हो चुका है, रिजेक्ट हो गया है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं दोबारा रिकॉल लेकर आऊं, तो कितने साल बाद, 1 वर्ष बाद, है ना। क्या लिखेंगे यहां पर, पूर्व के रिकॉल खारिज होने पर जो नया रिकॉल होगा वो कितने साल बाद आएगा, 1 वर्ष बाद। ठीक, ये कौन सी घटना किसमें अनुच्छेद में हो रहा है, किस धारा में हो रहा है, 21 क में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, वकाल, इस सब घटनाक्रम की वजह से सरपंच का पद चला जाता है, उप सरपंच का पद चला जाता है, तो क्या होता है, 2-3 चीज समझ लीजिएगा। पद गया, सरपंच उप सरपंच का पद गया, तो क्या होता है कि उनका जो है अगर पद खाली हो गया तो सचिव जो है, सचिव जिसका भी सचिव हो, चाहे जनपद का हो, चाहे जिला का हो, चाहे आपका सचिव, मतलब समझ गए ना, सचिव ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, ग्राम पंचायत सचिव। जनपद का सचिव कौन होता है, जनपद सीओ। और जिला का कौन होता है, सचिव। ये लोग 15 दिन के अंदर बैठक बुलाएंगे, 15 दिन के अंदर क्या करेंगे, बैठक बनेंगे, और एक स्थापन सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जो कुछ भी जिस पद पर है, स्थापन पद का पदधारक बनाएंगे, है ना। स्थापन सरपंच मान लो, सरपंच को ले रहे हो, तो पंचों में से क्या बनेगा, एक स्थापन कार्यवाहक, जिसको कह सकते हैं कार्यवाहक सरपंच, क्या क्या करेंगे, नियुक्त कर देंगे। जो कैसा रहेगा, अस्थायी रहेगा, जीवन भर के लिए नहीं बैठ गया हो, जब तक अगला चुनाव ना हो जाए, मतलब कुल मिलाकर 6 महीने में चुनाव होने वाला है अगला, तो 6 महीने के लिए वो रहेगा, काम करेगा। ठीक है। अच्छा, उसमें ऐसा भी रखा गया है कि जिस वर्ग का सरपंच रहा है पहले वाला जो पद को, उसी वर्ग का होना चाहिए। अगर महिला है तो महिला, जेंट्स है तो जेंट्स, एसटी है तो एसटी, ओबीसी तो ओबीसी, उसी वर्ग का होगा, तभी रखा जाएगा उसको, उसी को बनाया जाएगा। क्लियर, बस इसमें इतना ही।